रे क्या है? शाबाश जी, कौन बताएगा? क्योंकि हम रीकैप कर रहे हैं तो अस्यूम मैं करता हूँ कि सभी को अंदाज़ा होगा। जी शाबाश, कौन बताएगा जी रे क्या है? कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन है। होप सो कि आपने इसकी मोटिवेशन के बारे में भी ऐसी बातें सुनी होंगी कि मैं 10 स्टूडेंट की ना एजिस का डाटा स्टोर करना चाह रहा हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर और उसके बाद में उसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो एक तरीकाकार क्या है कि हम 10 वेरिएबल बना दें, डिक्लेयर करें और उनके अंदर डाटा सेव कर लें। तो उसके बाद उस डाटा के साथ जो भी मैनिपुलेशन करनी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एवरेज फाइंड कर लें आप, तो एवरेज फाइंड कर लेंगे, इट्स फाइन। लेकिन जैसे ही मैं आपको ये कहूँ कि 100 स्टूडेंट का डाटा आप अपने प्रोग्राम के अंदर सेव करें, 100 स्टूडेंट की एजेस को सेव करें और उसके बाद उनका एवरेज फाइंड कर लें, तो अगेन 100 वेरिएबल डिक्लेयर करना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो आसान तरीकाकार क्या है, जब आपको पता है कि डाटा की नेचर एक जैसी है, डाटा टाइप एक तरह की है, एक ही तरह का डाटा आना है, और तो फिर आप क्या करें, बजाय कि आप अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करें, आप सिंपल एक स्टेटमेंट लिखें, क्या, इंट। जैसे आप पहले वेरिएबल का नाम लेते थे, अब आपने एरे का नाम देना है। जैसे मैं कहूँ एजिस, स्टूडेंट की एजिस करवानी है, तो आप वेरिएबल का नाम दे दें। इतना लिखेंगे तो एक वेरिएबल बनेगा मेमोरी के अंदर। लेकिन अगर मैं इसके साथ एक स्क्वायर डब्बा लगाता हूँ और साथ यहाँ पे क्या देता हूँ जी, यहाँ पे देता हूँ साइज की इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखता हूँ 10, तो ऐसा करने से क्या होगा, 10 कॉन्सेक्टिव मेमोरी लोकेशन, 10 कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। कहाँ पे? मेमोरी के अंदर। किस वाले हिस्से के अंदर? उसका क्या नाम है? स्टैक। ठीक है, तो स्टैक के ऊपर ये 10 कॉन्सेक्टिव इंटीजर जो है आपके लिए क्रिएट होंगे। वो होगी, उनकी शक्ल कैसी होगी जरा उससे देखते हैं जी, कैसी होगी? तो दरमियान में गैप नहीं है, बिल्कुल आपस में हमसाए हैं, कंटिगुअस हैं। जैसे पहली पोजीशन है तो यहाँ पे क्या है, पहली पोजीशन पे जो वेरिएबल बनेगा ए का, उसका नाम क्या है? एज। ऐसे होता था ना पहले, इतना लिखते तो एजेस के नाम से ऐसे वेरिएबल बन जाता था। लेकिन अब क्या है, अरे है। तो अब इसका मतलब है नाम क्या होंगे जी, पहली पोजीशन पे जो वेरिएबल होगा उसका नाम क्या होगा? एजेस ऑफ 0। ठीक है, ये हमारे लिए कंपाइलर खुद ही क्रिएट करेगा, जो अरे बनाएगा, तो उसके लिए उसके नाम भी ऐसे ही रखे जाएंगे। ठीक है, अगले का नाम क्या होगा? एजेस ऑफ 1। और इसी तरह से जो आखिरी वेरिएबल होगा उसका नाम क्या होगा? एजेस ऑफ 9। ठीक है जी, आई होप सो कि इस स्टेटमेंट का इफेक्ट आपको समझ आ गया। अच्छा जी, अब मैं कहूँ इस अरे को इनिशियलाइज करना है आपने जी, कैसे करेंगे इनिशियलाइज? जी शाबाश बताएं। एक लूप लगा के, मैं कहता हूँ लूप नहीं लगानी, ऐसे ही कर दें। एक स्टेटमेंट यहाँ लिखा है तो इसके साथ ही जी, तो क्या करना है, इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर कितनी वैल्यू लिखें जो आप रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 0 ही रखनी है, तो 10 आप क्या लिख दें? 10 0 लिख दें। या आप एक आसान सिंटैक्स भी है, क्या करें, सिर्फ एक लिखें और करली ब्रैकेट डाल, तो ऐसा करने से भी 10 0 चले। तो या फिर तीसरा तरीकाकार क्या है कि जब भी अरे को मैनिपुलेट करना है तो आप क्या करें, मतलब बार बार इसी नाम को यूज करना है। हाँ, इंडेक्स सिर्फ चेंज हो रहे हैं, तो फिर कौन सा स्ट्रक्चर हमें हेल्प आउट करेगा? ठीक है, तो लूप। आप हमेशा देखेंगे कि आपको अरे और इसके साथ लूप इकट्ठे नजर आएंगे। जब भी आप कोड के अंदर देखें, दोनों इकट्ठे नजर आएंगे। ठीक है, वो कैसे करके, जैसे अभी हम आपको दिखा देते हैं कि जैसे आई, मैं इसको इनिशियलाइज करना चाह रहा हूँ 0 के साथ, तो क्या सिंटैक्स होगा? इंट मैं यहाँ पे लूप लिख देता हूँ और यहाँ से मैं यूजर से भी इनपुट ले सकता हूँ कि एजेस मुझे बताओ, या फॉर एग्जाम्पल 0 से मैं इनिशियलाइज करना चाह रहा हूँ, 0 से इसकी इनिशियल वैल्यू हो, तो मैं क्या करूँ, इनपुट ले लूँ, सॉरी सभी वैल्यू को मैं क्या कर दूँ, ठीक है। तो ऐसा करने से भी हम क्या कर रहे हैं, इसकी हर वैल्यू को देखें, आई की वैल्यू क्या होगी इनिशियली 0, वहाँ पे क्या रखेंगे आप, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, पहली दफ़ा लूप चलेगी तो वहाँ वैल्यू क्या आएगी 0, दूसरी दफ़ा लूप चलेगी तो वैल्यू क्या आएगी 0, और इसी तरह से जब 10वीं दफ़ा चलेगी ये लूप तो आखिरी पोजीशन पे क्या आ जाएगी 0। ठीक है, चलें जी, अब आप यूज़र से इनपुट लें, अगली लूप आपने लिखनी है। अब आपने यूज़र को प्रॉम्प्ट करें कि एंटर द एज ऑफ
स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, ठीक है। 10 के 10 स्टूडेंट की एजेस को इनपुट लेने, उसके बाद उसका एवरेज फाइंड करें और प्रिंट करा दें। चलें शाबाश, सारे लोग करें। चलें जी जी ये उमर ने प्रोग्राम लिख लिया जिसके अंदर हम कह रहे थे कि यूज़र से 10 स्टूडेंट की एजेस का डाटा इनपुट लें और उसे जो है एरे के अंदर सेव करवाएं और एट द सेम टाइम उसका एवरेज भी फाइंड करें। मतलब इसी प्रोग्राम के अंदर जो 10 डाटा आपने इनपुट ले लिया उसका एवरेज फाइंड करें और प्रिंट करें। तो ये उमर ने ना हमारे लिए प्रोग्राम लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। हम ऐसा करके अलहदा से यहाँ पे ये इस लूप के साथ हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट की। इस लूप के साथ हम क्या कर रहे हैं, 10 स्टूडेंट के जो डाटा है उसका हम सम फाइंड करें। होप्स हो कि ये बातें कोई मुश्किल नहीं लग रही। इस वाली स्टेटमेंट से तो हमारी बड़ी पुरानी आगाही है। तो अब इसके अंदर नई बात क्या आई है कि ये वाला सेंटेक्स आ गया है कि यहाँ हम पहले सादा वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम अरे का नाम के साथ उसे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या मतलब कि अरे की जो भी पोजीशन होगी, आई की जे की जो भी वैल्यू होगी, जे की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है उसकी पहली पोजीशन पे जो पड़ी हुई एज की वैल्यू है उसको आप सम के अंदर ऐड करें, जो रिजल्ट आए उसे सम के अंदर सेव करें। दूसरी दफ़ा चले तो इसका मतलब है एज ऑफ, ये रे बनी ना हमारी, ये एज क्या नाम रखा है, एज रखा है या एजेस रख लें हम। तो यहाँ पे एजेस ऑफ 0 इस वाली एरे के ऊपर पहली पोजीशन पे जो इनपुट लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 19 था, ठीक है। तो यहाँ पहली दफ़ा 19 से वैल्यू उठाई, सम के अंदर इनिशियली हमने 0 रखा है, 0 के अंदर ऐड हुआ और फिर, ठीक है। तो सम वेरिएबल के अंदर बार बार हम वैल्यू सम करवा के रख रहे हैं। शाबाश, एक रूप से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इनको इनकी ख्वाहिश थी कि मैं ज़्यादा ना क्लैरिटी चाह रहा हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर, कि मैं ज़्यादा क्लियरली बता रहे हैं कि यहाँ हम इनपुट ले रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो इसी लूप के अंदर हम जो है एडिशन भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है उनका सवाल ठीक है कि अगर आप ये चाहते हैं कि इनपुट ले लिया है और उसके बाद ये काम हो, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा हम कर सकते हैं। क्या इनपुट ली, यहाँ पे हमने सम फाइंड किया और इसके अंदर रखा और उसके बाद लूप से जैसे ही बाहर आए तो हम एक लूप से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई हर्ज नहीं, ठीक है। लेकिन उमर ने क्लैरिटी चाहिए कि मैं एक दफ़ा इनपुट ले लूँ उसके बाद फिर अगली लूप के अंदर मैं सम फाइंड करूँ, और ठीक है, इट्स फाइन। ये प्रोग्रामिंग स्टाइल है, जैसे आपको मुनासिब लगे। लेकिन उमर का तरीकाकार मुझे ज़्यादा सही लग रहा है कि अलहदा से हर चीज़ हो रही हो, ठीक है। जब मैं प्रोग्राम पढ़ूँ मुझे समझ आ रही हो कि हाँ यहाँ इनपुट हो रही है, हाँ यहाँ पे मैं सम फाइंड कर, ठीक है जी। चलिए इसी प्रोग्राम को और मॉडिफाई करते हैं। मैं कहता हूँ ये जो एजेस आएंगी है ना, इनका सम ऑफ स्क्वायर फाइंड कर। सम ऑफ स्क्वायर फाइंड क्या मतलब, हर एज की वैल्यू जो भी इनपुट आपने ले ली, यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर ये पहली लूप के साथ हमने क्या किया, इनपुट ले ली। अब अगली लूप के अंदर आप जो कोड लिखे हैं उसके अंदर क्या करें, आप ये जो भी एजेस आ गई हैं इनका स्क्वायर लें और सम के अंदर सेव करें और फिर वो मुझे रिजल्ट शो करें, जो क्या बेसिकली क्या है, वो है सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। शाबाश, करेंगे। चलें जी इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करें, सारे लोग करें। क्या आप लोगों ने किया है कि सिंपल मैं इसी सिंपल हम पहले वेरिएबल को, ये वेरिएबल ही है, हाँ, अब अरे के साथ थोड़ा सा सेंटेक्स फर्क है कि हमें यहाँ पे एज ऑफ यही लिखे, बस ये सेंटेक्स लिखूंगा। सॉरी, अब अगर एक लूप है मेरी, एक ही लूप के अंदर मैं कर रहा हूँ अगर, तो ये मेरी लूप आई वाली है, ठीक है। सॉरी नहीं, सम ऑफ स्क्वायर हम फाइंड कर रहे हैं। क्या मतलब, हर वैल्यू को स्क्वायर करने के बाद हम, यानी मकसद ये था, ये वाला हम काम करना चाह रहे हैं कि मेरे पास अरे के अंदर ये वैल्यू आ गई, ऐसे कुछ डाटा, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 90 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस इन वैल्यू का स्क्वायर फाइंड करना है, सम का स्क्वायर नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो इस वजह से हमें इस तरह से करके करने की जरूरत, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई। चलिए मैं आपको कहूँ एक अरे का डाटा दूसरी अरे के अंदर कॉपी कर दें। ये फॉर एग्जांपल एक मेरी अरे थी जिसका नाम एजेस 1 कर देते हैं। इस तरह से एक और मेरी अरे है जिसका नाम है एजेस 2 और उसका साइज भी इतना ही है, क्या, ठीक है, इतना ही है।
और इसकी डाटा टाइप भी सेम ही है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किसी एक वेरिएबल का डाटा उठा के किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर आप रखते हैं तो ज़रूरी है दोनों वेरिएबल की डाटा टाइप एक जैसी हो। अगर एक जैसी नहीं होगी तो फिर मसले मसाइल होंगे, ठीक है, फिर वो कॉस्टिंग वाले मामलात होंगे, ठीक है। तो लेकिन इन्हें उस तरफ नहीं हम जाना चाह रहे। तो कहने मतलब ये है एक एज का डाटा दूसरी एज के अंदर एरे के अंदर रखना चाह रहे हैं। तो शाबाश बताएं जी कैसे होगा, करें जी सारे लोग, जी सारे लोग करें जी। ये पॉपुलेट कर लिया हमने एक एरे को, अब आपने इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है। कैसे करके देखें जरा। ठीक है, अब आपने एक और अरे जो डिक्लेयर किया उसके अंदर डाटा कॉपी कर लिखें वर्ड को। वेरी सिंपल, कॉपी करनी है। हमारे पास एक अरे है जिसका नाम एजिस 1 है, दूसरी अरे है एजिस 2 के नाम से। इस वाली लूप से हमने क्या किया है, एजिस 1 के नाम से जो अरे थी हमारी जिसके 10 साइज था जिसका, उसके अंदर उसको हमने पॉपुलेट किया। ठीक है, एजिस 1 एजिस 2 सॉरी ये इंडेक्स क्या होगा इस पोजीशन पे, क्या नाम है इस पोजीशन का आप बताएं जरा। इस 2 शाबाश, इस पोजीशन का। ऐसे यूजर से हमने इनपुट ली है और इस 10 की 10 पोजीशन पे वैल्यूज आ रही है। इस स्टेटमेंट से क्या, सॉरी इस स्टेटमेंट से तो अभी कोई वैल्यू नहीं आएंगी, ठीक है, लेकिन अगर हम ये लूप लगाएंगे और ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो ऐसा करने से ये रे पॉपुलेट हो जाएगी। ठीक है, इस स्टेटमेंट का क्या इफेक्ट है कि एक और अरे बनेगी कहाँ पे, मेमोरी के अंदर स्टैक के ऊपर ही, इस अरे के बाद। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके ऊपर ही बना देता हूँ। अगेन उसका नाम भी क्या है, उसका नाम क्या है एजिस 2। उसकी पहली पोजीशन का क्या नाम होगा 0 ऑफ 0। उसकी आखिरी पोजीशन का क्या नाम होगा एजिस 2 ऑफ 9। ठीक है, एंड सो ऑन। हम चाह रहे हैं कि इसकी इस पोजीशन का डाटा उठा के कहाँ रखें, इस पोजीशन से। देखिए जैसे आप दो वेरिएबल्स हैं मेरे पास, जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है ए और दूसरा वेरिएबल है बी। मैं कहता हूँ बी का डाटा उठा के ए के अंदर रखें तो क्या स्टेटमेंट लिखते थे आप, ए इज इक्वल टू बी। ऐसा करने से बी की वैल्यू ए को असाइन हो गई, कॉपी हो गई। अब यही ये वेरिएबल्स ही तो हैं, ये वेरिएबल्स है, इनके नाम भी आपके सामने ही हैं। ठीक है, इनके नाम भी आपने लिखे हुए हैं। मैं कहता हूँ ये डाटा उठाएं, यानी कि कॉपी करने का क्या मतलब है, रे एक रे को दूसरी कॉपी करो, उसकी पहली पोजीशन पर पड़ा हुआ डाटा दूसरी रे की पहली पोजीशन पे ही कॉपी हो, उसकी दूसरी पहली रे की दूसरी पोजीशन का डाटा दूसरी रे की दूसरी पोजीशन पे ही कॉपी। तो क्या स्टेटमेंट हुई बेसिकली, अगर मैं ऐसा कुछ करना चाहूँ तो पहली पोजीशन का डाटा कैसे कॉपी होगा, जी बताएं शाबाश, आप बताएं क्या लिखूंगा। ये डाटा मैं इसके अंदर कॉपी करना चाह रहा हूं, क्या लिखूंगा, एजिस 2 ऑफ 0 इक्वल टू एजिस 1 ऑफ 0। और इसी तरह से मैं 1 का करना चाह रहा हूं तो क्या लिखूंगा, एजिस 2 ऑफ 1। ये बार बार यही करना चाह रहे हैं तो फिर हम क्या करें, लूप के अंदर कर। तो लूप के अंदर हम जब लिखेंगे कॉपी का कोड तो बड़ा आसान सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। जस्ट मैं एक लूप लगाऊंगा, ठीक है, और इसकी बॉडी के अंदर क्या लिखूंगा, सिंपल एजिस 2 ऑफ आई इज इक्वल टू एजिस 1 ऑफ, दैट्स इट। ये लूप 10 दफ़ा चलेगी, 10 दफ़ा इस यहाँ इस वाली रे से डाटा उठाएगी और इस रे के अंदर कॉपी कर देगी कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशंस पे। कोई सवाल है तो करें, अदरवाइज तो फिर समझ आ गई, सभी को समझ आ गई। चलें अब एक बड़ी बुनियादी बात कर लें। मैं कहता हूँ ये जो अरे है ना, इसका साइज 10 नहीं है, इसका साइज है 100, 100। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को
एडिट करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप, जहां जहां 10 लिखा है ना वहां क्या करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है आप भूल भी जाएं, ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि बड़ी जगहों पे वही अरे या और अरे हम यूज़ कर रहे हैं उसी साइज़ की, तो आप कहीं भूल भी सकते हैं, चांसेस है ना। तो आपने चेंज कर दिया, उसके बाद फिर आपने कंपाइल किया। अब मैं कहता हूँ नहीं नहीं, वो जो स्टूडेंट थे ना वो 100 नहीं थे, बल्कि क्या है 1000 हैं। दोबारा क्या करना होगा आपको, जहाँ जहाँ इस अरे के बारे में इंफॉर्मेशन है, मतलब मुझे पता है इस अरे, यहाँ मुझे क्या करना है 1000, वहाँ 1000, और जो जो लूप्स भी इस अरे को मैनिपुलेट कर रही हैं, वो इनपुट के हवाले से है, वो कोई असाइनमेंट के हवाले से है, वो कोई कैलकुलेशन के हवाले से है, उन सारी की सारी लूप्स के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे जाके चेंज करनी है। तो क्या ये अच्छा तरीकाकार है, या दूसरा सवाल क्या इससे कोई बेहतर सोल्यूशन है, उसका जवाब है हाँ जी है। वो क्या है जी, अच्छा एक और बड़ी अहम बात, क्या मैं इस जगह पे किसी अरे के अंदर, बड़ी तवज्जो फरमानी है प्लीज बात पे आप, ये पहले भी जिक्र किया, अगले हफ्ते दोबारा से भी जिक्र होगा, और चले अभी भी कर लें, क्या मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूं, बड़ी तवज्जो से देखिएगा, या मैं ये वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर किया, मैंने यूजर से मैंने इनपुट ली, और उसके बाद फिर मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, आपने मुझे बताना है, मैंने लिखा हाथ खड़े करके बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है। जी जी, 1 2 3 4, आप शाबाश बताएं। ठीक है, हाँ जी आप बताएं। गलत है, हाँ जी आप बताएं। सही है, ये बात हुई ना, सही है जी, लिखा है आपने, टीचर ने लिखा तो सही होगा ना। ठीक है जी, गलत है, शाबाश। अली बताओ क्या वजह है। ये जो अरे इस सेंटेक्स के साथ आप डिक्लेयर करते हैं, दिस इज अरे इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, ठीक है, जबकि ये जो इनपुट आप ले रहे हैं ये किस टाइम पे ले रहे हैं, जब प्रोग्राम रन हो रहा हो। यहां कहने का मतलब है कोई वेरिएबल चीज आप रख रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से क्या आएगा, एरर। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम कोई रियल टाइम पे, जाहिर है यूजर से जब प्रोग्राम रन होगा उस वक्त ही पता चलेगा ना कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट की एजेस एंटर करानी है, उस वक्त तो हमें पता होगा ना, तो हमें जितनी अरे चाहिए उतनी एलोकेट करवा लें। तो क्या ऐसा कोई तरीकाकार हो सकता है, तो उसका जवाब है हाँ जी हो सकता है, वो इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते आपको बताएं। वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का है कि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करवाएं, तो ये है कंपाइल टाइम पे एलोकेट करने वाली मेमोरी, तो जो कि वेरिएबल के साथ डिक्लेयर जो क्रिएट नहीं की जा सकती। कहने का मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल साइज नहीं, आप कोई वेरिएबल नहीं यहाँ रख सकते, यहाँ हमेशा कोई क्या होगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है, तो ये नहीं कर सकते आप। एक बात तो ये बात समझ आ गई। अच्छा, दूसरा जो मैंने अभी आपको सवाल किया कि अब हम इसको कैसे बेहतर करें, क्या मतलब मल्टीपल जगहों में एक जगह चेंज करूं, मल्टीपल जगहों पे चेंज आ जाए, यानी कहने का मतलब है हमारे प्रोग्राम को जो हमने लिखा है उसे मेंटेन करना आसान हो। तो वो क्या तरीकाकार है, वो तरीकाकार है, वो बेसिकली दो तरीकाकार हैं। एक है कांस्टेंट, किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बना दें और वो कांस्टेंट इसके अंदर रख दें, यहाँ कांस्टेंट, यहाँ वेरिएबल नहीं रख सकते, लेकिन हाँ अगर मैं इसके साथ ये लिखूं, देखें जरा, इसके साथ मैंने कीवर्ड लिखा है क्या, कांस्ट, ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने ये किया, मैंने 10 लिख दिया, मैंने 100 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। अब ये अच्छा, ये स्टिल नहीं मैं कर सकता क्योंकि दिस इज अ कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, यानी ये किसी वेरिएबल को आपने कांस्टेंट बना दिया कि भाई जो तुम्हें वैल्यू देती है बस यही है, इस डब्बे की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते आप। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनवैलिड है, इसके अंदर प्लस प्लस नहीं कर सकते, ठीक है, एक बात तो ये। और उसके बाद फिर आप क्या करें, अब ये सेंटेक्स, अब ये स्टेटमेंट क्या है, अब ये वैलिड है क्योंकि यहां पे क्यों क्या है, ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीजर है, ठीक है। लेकिन ऐसा करूंगा अगर मैं कांस्टेंट खत्म कर दूं फिर क्या है,
दिस इज एरर, क्योंकि वेरिएबल आ गया। वेरिएबल नहीं हम रख सकते, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं। तो ये रखा हमने कांस्टेंट। ये बात समझ आ रही है? अब देखें जरा, अब इस एक चीज और दूसरा ना, जब भी कोई किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाते हैं ना, जस्ट टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन अ वेरिएबल एंड कांस्टेंट वेरिएबल, आप क्या करें, उसका नाम हमेशा क्या रखें, कैपिटल के अंदर। मैं ऐसे लिख दूं साइज, अब आप लिखेंगे यहां पे साइज। तो अब मेरा प्रोग्राम के अंदर क्या मॉडिफिकेशन होगी कि मैं यहां लिखूं क्या, मैंने मेन से ऊपर लिख दूं एक वेरिएबल, या मेन के अंदर भी मैं डिक्लेयर कर दूं वेरिएबल, ठीक है। जैसे मेरा मेन प्रोग्राम है, इसके अंदर मैं लिखता हूं एक वेरिएबल जिसका नाम क्या है, कॉन्स्ट इंट साइज, जिसके अंदर मैंने फॉर एग्जाम्पल साइज रखा है 10। और जहां जहां वेरिएबल अरे के साइज की बात है, वहां पे मैं लिख देता हूं क्या, साइज। ठीक है। अब देखें, अब प्रोग्राम को मेंटेन करना बहुत आसान है। मैंने कहा इस प्रोग्राम के अंदर 10 एजेस लें आप, तो गेम 10 एजेस ले लें। अब मैं कहता हूं इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर लें, 100 एजेस ले लें, तो क्या करेंगे आप, इस प्रोग्राम को जस्ट एक जगह चेंज करेंगे, आप यहां लिख देंगे क्या, 100। तो ऑटोमेटिकली जहां जहां साइज कांस्टेंट है वहां 100 हो जाए। ठीक है। अब प्रोग्राम को मेंटेन करना आसान है। ये बात समझ आ गई है जी? चलें अगली बात कर लेते हैं, एक और प्रोग्राम लिखते हैं। यूजर से ना आपने पॉजिटिव नंबर इनपुट लेने हैं। क्या करना है प्रोग्राम ने, ऐसे कुछ प्रॉम्प्ट आए क्या, ठीक है, और साथ आ जाए -1 फॉर टर्मिनेशन ऑफ ए प्रोग्राम, ठीक है। और यहां पे इनपुट ले लें, और ये बार बार इनपुट ले, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम चलता है, देखिए इस प्रोग्राम को देख लीजिएगा, दूसरी दफ़ा यूज़र ने फिर ये इनपुट दे दी, तीसरी दफ़ा फिर ये इनपुट दे दी, ऐसे आउटपुट आई, और आखिर पे आए सॉरी, इसके बाद फिर यूज़र ने एंटर किया क्या, -1। इस प्रोग्राम से बाहर आए तो ये मैंने उस प्रोग्राम की आउटपुट आपको दिखा दी है। ठीक है, समझ आ गई बात? कोई सवाल है तो करें। शाबाश, इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें। और सो एक बात रह गई, सॉरी एक चीज़, इन नंबर को ना, एक चीज़ रह गई, इन नंबर को क्या करना है, इनपुट लेने के बाद अगर वो पॉजिटिव नंबर ही है, और अगेन चेक नहीं अभी हल लगाए, अस्यूम करते हैं वो पॉजिटिव नंबर ही एंटर करेगा। अगर वो -1 नहीं है ना, तो वो अरे के अंदर सेव भी करवाएं। क्या मतलब, एक अरे ले लें जिसका साइज ऑफ 100 फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम आप 100 वैल्यू ले सकते हैं, मिनिमम कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे यूजर -1 एंटर करे, आप उस लूप से बाहर आ जाए, और वो सारे का सारा डाटा आप किसके अंदर आ जाए, उस अरे के अंदर आ जाए। यानी कि ये डाटा इनपुट लिया, ये -1 नहीं है तो कहाँ चला जाए, अरे के अंदर चला जाए। ये डाटा -1 नहीं है, अरे के अंदर चला जाए। ये डाटा -1 नहीं है, अरे के अंदर चला जाए। अरे को पॉपुलेट करते जाएं आप, तो अरे के अंदर 3 एलिमेंट आ गए आप, उसके बाद -1, मैं लॉजिकली आपको तकरीबन बता दें, -1 ये डाटा अरे के अंदर आना चाहिए, नो, दिस इज नॉट अ वैलिड डाटा। तो लूप से टर्मिनेट होकर बाहर आ जाए और बता दें कितने टोटल नंबर आपने इनपुट लिए हैं वैलिड, और उनका डाटा आपने अरे के अंदर सेव करवा दिया। तो ये है टोटल प्रोग्राम। शाबाश, लिखें आप। ये प्रोग्राम हमारे लिए, जिस यानी कि ये वाला प्रोग्राम जो कि पॉजिटिव नंबर इनपुट ले, और उसका अगर वो नेगेटिव वैल्यू नहीं है, यानी कि -1 नहीं है, तो अरे के अंदर रखवाता जाए और मैक्सिमम 100 वैल्यू ले, और उसके बाद आउटपुट ऐसे कहते। तो ये हमारे लिए अली ने लिखा है प्रोग्राम। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को ज़रा रन करके देख लेते हैं, ट्राई रन करते हैं क्या ये काम
जो हम चाह रहे हैं वो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा ये साइज़ ले लिया तो ये हम यहाँ रख दें, हम साइज़ की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, 100 एरे, सही है जी। साइज़ को अब यूज़ करें ना हम, यानी कॉस्ट वेरिएबल का यूज़ करना चाहिए ना अब हमें हर जगह जहाँ पे लूप की बात आए। अच्छा जी, इस तरह से उन्होंने नंबर जो इनपुट लेगा डायरेक्ट पहले नंबर वेरिएबल के अंदर आप सेव करवाएं और उसके बाद टोटल करने हैं कितने नंबर है, इनिशियली तो 0 है। अब यूज़र से इनपुट ले लिया, उसे कह भी दिया यार पॉजिटिव नंबर एंटर करना और -1 है टर्मिनेशन करिए, और यहाँ पे इनपुट ले ली उन्होंने। उसके बाद क्या है, कंडीशन चेक कर लेते हैं ना, क्या वो नंबर, हाँ यहाँ ये लिखना इट्स ओके कि वो पॉजिटिव है कि नहीं, ये भी ठीक है कि वो -1 है, या ये भी लिख सकते हैं, या इस जगह पे ये भी लिख सकते हैं आप, दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू -1, डायरेक्ट ही हम ये लिखें, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव का तो हम कह रहे हैं उसे। हाँ मतलब, लेकिन अब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, फिर हम कोई और रेंज भी लगा सकते हैं, अच्छा इस रेंज के अंदर भी लगा दें, लेकिन अगर आप उससे कंफर्टेबल हैं ऐसे करके इट्स फाइन, हम उसे रहने देते हैं, ठीक है, ये जो पॉजिटिव नंबर ही है, ठीक है। अच्छा जी, नम की वैल्यू अरे ऑफ 0, ये इंडेक्सिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और नम पहला एक नंबर उस रे के अंदर चला गया है और उसके अंदर हमने सेव कर लिया है, यानी कि हमारी एक रे थी ना जिसका साइज़ 100 था, उसकी जो पहली पोजीशन थी जिनके नाम रखा है ARR, उसकी जो 0 इंडेक्स है वहाँ पे वैल्यू यूज़र ने फॉर एग्जांपल एंटर किया है 3, तो 3 किसके अंदर चला गया, इस पोजीशन पे चला गया। इस स्टेटमेंट का इफेक्ट ये है। उसके बाद नम टोटल इज़ प्लस प्लस, टोटल के नाम से भी एक वेरिएबल है हमारे प्रोग्राम के अंदर ही जिसका नाम टोटल है, उसको भी प्लस प्लस किया तो उसके अंदर क्या वैल्यू आ गई 1, इनिशियल वैल्यू 0 थी। उसके बाद यहाँ पे हमारे डू वाइल लूप जो है, यहाँ उसकी ये सिंटैक्स है, तो यहाँ बेसिकली कंडीशन चेक हो रही, कंडीशन चेक लगाने से छलांग यहाँ लगेगी या नहीं लगेगी ये डिसाइड हो रहा है। तो यहाँ क्या लिया है, नम इज़, जो इनपुट यूज़र की है कहीं वो -1 तो नहीं था क्योंकि ये टर्मिनेशन के लिए, अगर -1 है तो लूप से बाहर आ जाए, तो ये लिखा है हमने इज़ नॉट इक्वल टू दिस वन, तो अभी एंटर क्या किया हमने, यूज़र ने एंटर किया 3 इज़ नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन ट्रू। दूसरी कंडीशन क्या है, टोटल नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, वो हमारे जो साइज है, ठीक है, उससे क्या होना चाहिए, उससे लेस होना चाहिए, ठीक है, तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से ये सेमी कॉलन एंड पे आता है, यहां छलांग कहाँ लगेगी, डू लेबल्स के अंदर आएंगे, उसकी जो पहली स्टेटमेंट वो चलेगी। दूसरा बार यूजर ने इनपुट की, फॉर एग्जांपल क्या लिया है 5 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, और उसके बाद हम ये सम के अंदर वैल्यू रखेंगे, ये क्या वैल्यू आ जाएगी दूसरी, ये आ गई 5 अरे ऑफ, यानी कि टोटल के अंदर देखें 1 है, टोटल जो है दो तरह से काम कर रहा है, इंडेक्सिंग भी कर रहा है और हमारे लिए काउंटिंग भी कर रहा है। आप चाहे लेवल से वेरिएबल रखना तो भी कर सकते हैं आप, इट्स अप टू यूज, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा रीडेबिलिटी लगती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी लगती है, वो काम करें, ठीक है। तो टोटल इंडेक्स की वैल्यू थी यहाँ पे अब हमारी 1, तो 1 के ऊपर वैल्यू आ गई ये जो अभी यूज़र ने एंटर की, टोटल प्लस प्लस, तो टोटल की वैल्यू अब क्या हो गई है 2, जो कि काउंट है बेसिकली। उसके बाद दोबारा से कंडीशन चेक, इनपुट यूज़र ने एंटर की है 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू -1, और टोटल की वैल्यू क्या है, टोटल की वैल्यू है 2 विच इज़ लेस देन 100, कंडीशन 2। फिर हम यहाँ पे आ गए, यूज़र ने अब एंटर किया है क्या, एंटर किया है 8 विच इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, 0। अब टोटल के अंदर क्या वैल्यू है, टोटल के अंदर क्या पड़ा है 2, अरे ऑफ 2, अरे ऑफ 2 कौन सी पोजीशन है, ये वाली, ठीक है, ARR ऑफ 2, उसके ऊपर जो भी यूज़र ने एंटर किया वो हाँ चला, तो वो ऐसा करने से यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आए दोबारा से कंडीशन, यूज़र ने एंटर क्या किया है 8 विच इज़ नॉट इक्वल टू -1, दूसरा टोटल की वैल्यू कितनी हो गई है हमारी, ये सॉरी इस प्लस प्लस ने सिर्फ की वैल्यू क्या कर देनी थी 3, ठीक है, टोटल की वैल्यू क्या है 3 विच इज़ लेस देन 100। हम दोबारा से इस जगह पे आए, यूज़र ने फिर एंटर किया, अब एंटर क्या किया यूज़र ने -1 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी फॉल्स,
यानी यूज़र ने तो -1 किया, -1 इज नॉट ग्रेटर देन 0, और इसके अंदर हम नहीं आए। उसके बाद फिर क्या है, कंडीशन चेक हुई, नम इज इक्वल टू 1, 1 इज नॉट इक्वल टू -1, यानी कि -1 इज नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन ट्रू फॉल्स, फॉल्स। एंड लगाया ना हमने, कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होगी बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे फॉल्स कंडीशन हुई, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी चेक कर लें तो ये भी बेसिकली ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो बाहर आ गए। तो बाहर आके हमने क्या प्रिंट किया, क्या प्रिंट हुआ, तो क्या है वैल्यू उसके अंदर पड़ी 3। प्लीज़ जिस तरह से मैंने ड्राई रन किया है इस तरह से करेंगे तो चीज़ें फिर समझ आएंगी, ठीक है जी। चलें जी, अब हम इस प्रोग्राम को एक दो चीज़ें और बस जस्ट हम इसे वाइंड अप की तरफ लेके जाए। अच्छा, ये जो अरे को हम पॉपुलेट कर रहे हैं, पीछे जो कुछ लिया, क्या हम चलें एक और प्रॉब्लम है, ऐसा करें, एक प्रोग्राम लिखें, अरे को ना उसके अंदर कोई वैल्यू यूजर से ले लें, ठीक है, 10 साइज है उसका, अरे आपके पास है, उसके अंदर कुछ 10 वैल्यू पड़ी है। अब यूजर से ये काम करने के बाद 10 वैल्यू रखनी है तो मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, यूजर से कहें प्लीज एंटर अ नंबर, वो नंबर एंटर करे, और अब आपने क्या करना है, अब आपका प्रोग्राम का बाकी हिस्सा क्या करे, वो नंबर ढूंढे उस अरे के अंदर है कि नहीं। अगर है वो नंबर जो यूजर ने एंटर किया है आपकी अरे के अंदर, तो मैसेज आए कंग्रेचुलेशंस वी फाउंड दिस नंबर। अदरवाइज एल्स क्या आए, अगर वो पूरी अरे के अंदर 10 के 10 एलिमेंट के अंदर वो नंबर नहीं है तो फिर क्या है, सॉरी का मैसेज, नॉट फाउंड का मैसेज आए, ठीक है। चलें शाबाश, अपडेट करें आप इस प्रोग्राम को। हमारे लिए अब्दुल मनान ने लिखा है, तो अब देख लेते हैं ये प्रोग्राम क्या हमारे लिए सर्च करता है उस नंबर को, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो हमने ये तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था। अच्छा जी, अब्दुल मनान ने हमारे लिए ये प्रोग्राम लिखा है जिसका यहाँ तक को मेरा ख्याल बात समझ है। यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं, जस्ट पॉपुलेट कर रहे हैं उस अरे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, उस अरे में से एक एलिमेंट को जो सर्च करना चाह रहे हैं वो वाला काम किया है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, इनपुट कहाँ जी, सॉरी, ये इनपुट ले ली, ये पॉपुलेट किया हमने, यहाँ पे यूजर से इनपुट ले ली है, जो नंबर हम देखना चाह रहे हैं वो अरे के अंदर है कि नहीं। और यहाँ दोबारा से लूप लगाई, वो बार बार देखना है। और देखें इन्होंने क्या किया है, यूजर यहाँ पे ये नंबर वेरिएबल है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे क्या, नम के साथ, कि क्या वो नंबर है कि नहीं। अगर नंबर है, चूंकि बार बार अगर नंबर डिस्प्ले हो गया है ना, अगर नंबर आपने फाइंड कर लिया है तो फाइंड करने के बाद बस आगे कुछ नहीं करने की जरूरत, मैसेज एक डिस्प्ले हो जाए कंग्रेचुलेशन, तो बस। लेकिन अगर नंबर नहीं है तो बस एक दफ़ा डिस्प्ले हो क्या, सॉरी, इस तरह का, नंबर नॉट फाउंड, इस तरह का कोई मैसेज, ठीक है। तो यहाँ ना एक छोटा सा ट्रिक खेला गया है जो कि बड़ी जगहों पे आपके काम आएगा। लेकिन दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, नई नई चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी का, प्रोग्रामिंग की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ट्रिक क्या है, इन्होंने एक वेरिएबल इस्तेमाल किया है जिसका नाम रखा है उन्होंने फाउंड का, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या रख दी है उन्होंने, यानी कि जस्ट क्योंकि मैसेज एक दफ़ा डिस्प्ले करवाना है, इस लूप के अंदर नहीं करवाना, इस लूप से बाहर आना है। और हम ये देखना चाह रहे हैं कोई नंबर जो है वो हमें फाउंड हुआ है कि नहीं हुआ। जब लूप से बाहर आ गए हैं, क्या नंबर वो हमने फाइंड कर लिया कि नहीं फाइंड कर लिया, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, कोई इंडिकेटर चाहिए। तो एक इंडिकेटर उन्होंने बना दिया जिसको इनिशियली वैल्यू उन्होंने क्या रखी है, 0, जिसका मतलब ये होगा अगर 0 ही वैल्यू, इसका मतलब है कभी भी इस लूप के अंदर हम इस लूप की इस वाली बॉडी के अंदर जो इफ वाली बॉडी है कभी भी नहीं आए, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब फाउंड की वैल्यू क्या होगी, 0। इसका मतलब क्या है, नंबर नॉट फाउंड, लूप से बाहर आके फाउंड के अंदर वैल्यू 0 पड़ी है, इसका मतलब है नंबर नॉट फाउंड, ये मैसेज डिस्प्ले करवा दें। लेकिन अगर ये कंडीशन कभी भी ट्रू हुई, क्या मतलब नंबर वो फाउंड हुआ, तो एकदम से आप क्या करेंगे, वो उसको 1 कर देंगे, और लूप से बाहर आके दोबारा से आप चेक करेंगे क्या वो नंबर फाउंड की वैल्यू 1 है कि नहीं। तो वो यही काम यहाँ पे किया है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये लूप है जिसके अंदर बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बार बार देख रहे हैं कि नंबर है कि नहीं, है कि नहीं। जैसे ही हो गया तो फाउंड की वैल्यू की 1 और साथ ही क्या लगा दी, ब्रेक। हाँ, लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ उन्होंने ब्रेक लगा के ये इस लूप से बाहर आ गए। अब जैसे हम इस लूप से बाहर आए हैं तो यहाँ पे लिखा है फाउंड
यहाँ लिख लें फाउंड इज इक्वल टू, एक्सप्रेस क्लियरली लिख लें वैसा, ठीक, इज इक्वल टू 1 कैसा है तो कंग्रेचुलेशन का मैसेज, अदरवाइज नॉट फाउंड का मैसेज। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है जो कि बड़ी जगहों पे आपको काम आएगा इंशाल्लाह लेटर ऑन जब आप देखेंगे। ठीक है, ये समझ आ गई बात। तो इस आइडिया को कहते हैं लीनियर सर्च, कि आपने क्या किया है, शुरू से शुरू हुए हैं, अरे के स्टार्ट से शुरू हुए हैं, 0 इंडेक्स से, फिर 1 2 3 4 5 और ऑनवर्ड। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आखिरी बात करूंगा। मॉर्निंग क्लास के अंदर से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिए थे, लेकिन नहीं हो, फंक्शंस की बात भी कर ली थी, लेकिन अभी हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। क्या मैं इस अरे को रैंडम वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर सकता हूं जी? कोई फंक्शन है ऐसा, पढ़ा है, सुना है आपने, क्या नाम है उसका? रैंड, RAND, रैंड फंक्शन है। आप इसको यूज कर ले तो ये आपको रैंडम वैल्यू देता है। क्या रेंज है? 0 से लेके 32765 तक ये नंबर आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो जब भी आप प्रोग्राम को कॉल करेंगे तो ये आपको इस अरे को पॉपुलेट करेगा 100 रैंडम वैल्यू के साथ। वो सेम भी हो सकती है, बार सेम भी आ सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है जब ये आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे ना बार बार अपने सिस्टम पे, तो आप देखेंगे एक ही तरह के रैंडम नंबर आ रहे हैं। तो आप चाहते हैं यूनिक, हर दफा ही डिफरेंट रैंडम नंबर आए, तो फिर क्या कर सकते हैं जी? तो इसी का एक और बाई है फंक्शन, उसका नाम क्या है? srand, सी, जो कि इसके लिए सीड का रोल प्ले कर रहा होता है। यानी कि आप इंशाल्लाह जो असेंबली का कोर्स पढ़ रहे हैं, इसी के अंदर एक चैप्टर के अंदर जब शिफ्ट की इंस्ट्रक्शन आप पढ़ेंगे, वो आपको एग्जैक्ट एल्गोरिथम देख लेंगे कि वो अंडर द हुड एल्गोरिथम कैसे काम करता है, कैसे वो डिफरेंट तरह की बिट वाइज ऑपरेशंस और कैसे वो डिफरेंट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके रैंडम नंबर हमें जनरेट करके देता है। तो अगेन उसको एक स्टार्टिंग नंबर चाहिए, तो स्टार्टिंग नंबर हम कैसे देंगे जी? हर दफा डिफरेंट नंबर मिले, तो उसके लिए एक फंक्शन है, इसका नाम क्या है? srand। तो आप क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम की बॉडी के अंदर यहां लिख दें srand और इसको एक यूनिक वैल्यू दे दें, जो आप हर दफा एक स्टार्टिंग वैल्यू दें, ठीक है, जो कि सीड का रोल प्ले करे, किसके लिए? रैंड फंक्शन के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसकी बॉडी के अंदर आप पास कर दें क्या, कौन सी चीज है जो हर दफा हर वक्त ही चेंज होती रहती है? वो टाइम है हमारे सिस्टम का, तो उसे टाइम पास कर दें और उसकी वैल्यू क्या रख दें? 0। तो जो srand का फंक्शन है ना, ये आप किसको लाइब्रेरी के अंदर मिलेगा? C++ के अंदर। कौन सी लाइब्रेरी है? उसका नाम है cstdlib। इस वाली लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लें। ठीक है, इसी तरह से टाइम्स, सी टाइम मेरा ख्याल है नाम हेडर फाइल है, उसे इंक्लूड करेंगे तो टाइम भी आपको अवेलेबल होगा फंक्शन। ठीक है, उसे आप यूज कर सकते हैं। तो ये करेंगे तो अब क्या होगा, अरे जो है रैंडम नंबर्स। अच्छा, इसको मैं और मॉडिफाई, मैं कहता हूँ सिर्फ ना, मैं कहता हूँ 0 से लेके ना 99 तक वैल्यू जो है उनसे इनिशियलाइज हो। तो क्या चेंज करूंगा शाबाश में? 0 से लेके 99 तक, तो क्या चेंज? शाबाश, इसका मॉड ले लेंगे। अगर मैं ऐसा करूंगा ना मॉड 100, तो अब इसकी आउटपुट रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी? 0 से लेके 99 तक। और मैं अब आपको ये कहूं नहीं 1 से लेके 100 तक वैल्यू है, तो फिर क्या करूंगा मैं? +1 करूंगा। शाबाश। तो अब हर सूरत इस रेंज के अंदर वैल्यू आएंगी। देखिए इसका बहुत इस्तेमाल है ऑनेस्टली। फॉर एग्जांपल इंशाल्लाह आप देखेंगे इस वाले कोर्स के अंदर पीएफ के कॉन्टेक्स्ट में अलग से ऊब के कॉन्टेक्स्ट में अलग हम आपसे प्रोजेक्ट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने कहा मैंने क्रिकेट गेम को सिमुलेट करना है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट के अंदर सबसे पहले क्या होता है? टॉस करना ना। तो टॉस वाला मामला हम चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आए, तो वो कैसे होगा? उसे सिमुलेट करेंगे। कैसे होगा कि वैल्यू आए क्या 0 और 1 के दरमियान, 0 आए या 1 आए जी? कैसे आएगी? शाबाश, इसी रैंड फंक्शन को यूज करें विद मॉड 2। तो ये वैल्यू क्या दे देगा? 0 और 1। हमेशा 0 का मतलब आप एक ऑप्शन और 1 का मतलब दूसरी ऑप्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई लूडो की गेम है, वो डाइस को आप जो है डाइस रोल करते हैं, तो आप चाहते हैं वो नंबर आते हैं ना डिफरेंट, तो आप उसको सिमुलेट करना चाह रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं जी? यहां पे मॉड 6 + 1। क्रिकेट मैच है ना, तो प्लेयर क्या करता है? सिंगल भी ले रहा है, छक्का भी लगा रहा है। तो अगेन आप समझ आ रही है, तो ये फंक्शन हमें बड़ा हेल्प आउट करेगा। ठीक है, तो एनी हो जी, ये कुछ इसके बारे में था। अब आपने करना क्या है, जितने मैंने टास्क बताए हैं, अभी मैं एक बात बता दूं एंड पे, कर लें थोड़ी सी बात और। ठीक है सर आएंगे तो फिर हम
अब फंक्शन आपने जितने भी हमने टास्क बताए हैं फंक्शन के साथ इंप्लीमेंट कर, तो फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट होता है जी? अरे कहने का मतलब है किसी भी फंक्शन को मैं अरे कैसे पास कर सकता हूं जी, तो उसका क्या सिंटैक्स है? एक फंक्शन है जिसका नाम है fn fun1, इसको मैं कोई अरे पास करना, इसका काम फर्स्ट के अंदर इनपुट लेना है, इसका काम सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, इसका काम लीनियर सर्च करना है, ठीक है, और इसका काम जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपने इनपुट लिया है यूजर से उसको अरे के अंदर रखना और काउंट करना है। यानी कि कहने का मतलब है जो जो भी टास्क अभी हमने परफॉर्म किया उन सभी के हम फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे, क्या सिंटैक्स होगा जी? यानी कहने का मतलब है इसको मैं अरे पास करूं उसके साथ ये सारे काम करे, तो कैसे किसी फंक्शन को अरे पास कर सकते हैं, तो उसका क्या सिंटैक्स है जी? अरे के साथ दो चीजें जुड़ी हैं, एक अरे का नाम और एक उसका साइज। तो क्या मतलब, आपने यहाँ लिखना है इंट कोई अरे का नाम रख दें, चूंकि अरे पास हो रही है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी यार, तो कामा इंट साइज। जब भी आपने किसी फंक्शन को अरे पास करनी है तो दो इंफॉर्मेशन पास करनी है आपने, क्या? एक अरे का नाम और दूसरा अरे का साइज। तो रिसीविंग साइड पे मतलब जब फंक्शन की डेफिनेशन आप लिखेंगे तो वहां पे हेडर ऐसा कुछ होगा, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन कुछ ही रिटर्न नहीं करता तो यहाँ पे वाइड लिखें, इसकी बॉडी के अंदर कुछ भी हो सकता है। अब मेन के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर भी आप इसे कॉल करेंगे तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक अरे बनाई है जिसका नाम ARR है, उसका साइज मैंने कुछ भी रखा, यहाँ लिख दूँ फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट इंट साइज और यहाँ वैल्यू लिख दी मैंने 100, तो यहाँ क्या आएगा? साइज। हाँ जी, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाह रहा हूँ तो क्या लिखूंगा सिंटैक्स जी? शाबाश, यहाँ मैं लिखूंगा fun1, इसको क्या पास करूंगा? ARR कामा साइज। तो ऑटोमेटिकली ये अरे ये जो मेन के अंदर डिक्लेयर हुई है ऑटोमेटिकली ये नाम आप उसको रेफर करना शुरू कर दें। बड़ी तवज्जो से बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप करने लगा, बड़ी टेक्निकल बात। सी के अंदर जब भी कोई वेरिएबल आप पास करते हैं किसी फंक्शन को, वेरिएबल फॉर एग्जांपल ये मेरा इंट ए वेरिएबल था, मैं इसी फंक्शन को पास करता हूँ, तो ये कौन सा मैकेनिज्म होता है जी? कॉलिंग का कौन सा मैकेनिज्म है? कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से जब मैं कोई अरे पास करता हूं किसी फंक्शन को तो सी के अंदर कौन सा मैकेनिज्म है बाय डिफॉल्ट? कॉल बाय रेफरेंस। बड़ी तवज्जो से, कॉल बाय वैल्यू क्यों नहीं डिजाइनर ने इंप्लीमेंट किया, कॉल बाय रेफरेंस ही क्यों इंप्लीमेंट किया? बता सकते हैं क्या रीजन है? सर ये जो है ना, ये असल में अरे है, इसका साइज है, लेकिन जब हम फंक्शन में लिखते हैं ना तो जो नेम होता है ना उसमें उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है ना, इस वजह से ये। लेकिन जो हम सिंपल वेरिएबल होता है ना उसके साथ हमें एड्रेस लिखना पड़ता है, मतलब कि एम्परसैंड का साइन। लेकिन जब एरे लिखते हैं ना तो उसमें हमें उसका शाबाश, एक बात तो उन्होंने बताई है कि एरे का नाम बेसिकली एड्रेस है। जैसे लास्टली हमने एक सेंटेंस पढ़ा था ना रेफरेंस का, जिसकी बात इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब पॉइंटर की बात करूंगा और वजाहत से बताऊंगा आपको। नहीं कि एरे का नाम बेसिकली एड्रेस है, रेफरेंस है। क्या मतलब? ये जो अरे है ये आपने अरे बनाई है ARR के नाम से, किसने साइज की बनाई है? 100 साइज की। फॉर एग्जांपल ARR ऑफ 0 और अप टू ARR ऑफ 99, ये अरे बनी है। इसका ये पहले इंडेक्स का। तो अब अगर आप नाम पास करते हैं तो इसका मतलब जस्ट लाइक ऐसे ही है कि आपने पास किया है। देखिए इसकी जगह में मैं ऐसे लिख दूं, इसका मतलब है ARR ऑफ 0 एम्परसेंट के पहली मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। ये दोनों का मतलब एक ही है, एक बात तो ये, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मैंने सवाल ये किया था, चलें इसका जवाब जो है हम अगली क्लास के अंदर करेंगे, सारा आगे हैं, तो यहाँ से डिस्कशन शुरू होगी, ठीक है जी। चलें।